हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, व्याकरण के पिछले वीडियो में आपने भाषा की परिभाषा और उसके प्रकार के विषय में जाना था। इस वीडियो में हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के विषय में जानेंगे। सबसे पहले भाषा। बच्चों, हम पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भाषा वह माध्यम या साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों और भाव को व्यक्त करते हैं। वो विचार वो बोलकर भी किया जाता है, लिखकर भी किया जाता है और संकेतों के माध्यम से भी किया जाता है। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी को पूरे देश में व्यापक तौर पे बोला जाता है। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 में राजभाषा और राष्ट्रभाषा की मान्यता दी गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। राजभाषा वह भाषा है जिसके माध्यम से शासन प्रशासन के कार्य किए जाते हैं और जिसे राज्य के द्वारा मान्यता दी जाती है। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिस पूरे राष्ट्र में जो व्यापक तौर पर बोली जाती है और पूरे राष्ट्र में शासनिक और प्रशासनिक जो कार्य है वो उसके भाषा में किए जाते हैं या किए जा सकते हैं, वह मान्य होती है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। अब हम आते हैं आज हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले भाषा और बोली। भाषा आपने जान लिया क्या है और बोली क्या है। अब आपके मन में एक विचार आता होगा, बोला तो दोनों को ही जाता है, फिर भाषा और बोली अलग अलग क्यों बोला जाता है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। तो भाषा और बोली को मैं आपको कुछ बिंदुओं पे उसके अंतर को समझा रही हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में बताती हूँ आपको भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली में मुख्यतः अंतर जो है वो उसके क्षेत्र से संबंधित होता है। क्षेत्र में भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है और बोली जब सीमित क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है तो वो बोली हो जाती है। जब जैसे आप यहाँ पे देखिए मैप पे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। इस मैप में आप देखिए, ये हमारे देश का मैप है, भारत देश का मैप है। आप देख रहे हैं भारत देश के ज़्यादातर जो अधिकांश जो राज्य हैं, आपको जैसे मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन सारे स्टेट में, इन सारे राज्यों में व्यापक तौर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। लेकिन इन सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग और उनके क्षेत्र में, इन सभी राज्यों की उनके क्षेत्र में अलग अलग बहुत ढेर सारी बोलियाँ मिलेंगी। जैसे आप छत्तीसगढ़ में ही आपको ढेर सारी बोली मिल जाएंगी, लेकिन मुख्यतः जो भाषा है, जिस भाषा में शासन और प्रशासन का कार्य होता है वो हिंदी है, लेकिन आपको बहुत ढेर सारी आपको बोली मिलेगी छत्तीसगढ़ में। आप जैसे सभी जानते हैं हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, गोंडी है, फिर सरगुजिया है और बहुत सारी बोलियाँ हैं, अनगिनत बोलियाँ क्षेत्र के हिसाब से रहती हैं। फिर आप चले जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आपको बहुत सारी बोलियाँ मिलेगी, जैसे अवधी हो गई, भोजपुरी हो गई और खड़ी बोली हो गई। बहुत सारी बोलियाँ यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। मध्य प्रदेश में उसी तरह बुंदेलखंडी हो जाती है, खड़ी बोली हो जाती है और बहुत सारी बोलियाँ यहाँ पर भी हैं। राजस्थान में जैसे आप सभी जानते हैं राजस्थानी में हो गया, ये भी वो बोली ही है। हरियाणा में हरियाणवी है। तो इसी तरह बहुत सारे क्षेत्रों में अनेक बोलियाँ बोली जाएंगी, लेकिन भाषा हिंदी। पूरे क्षेत्र में सबसे व्यापक तौर पे भाषा हिंदी का इस्तेमाल होता है, लेकिन बोली का सब अलग अलग क्षेत्रों में ढेर सारी थोड़े थोड़े क्षेत्र, दूरी के क्षेत्र में आपको बोलियाँ बदलती हुई दिख जाती हैं। अब हम जो अंतर है भाषा और बोली के मध्य का अंतर, उसे हम बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। भाषा और बोली में सबसे प्रमुख जो अंतर है, भाषा व बोली। सबसे पहला जो अंतर है वह अंतर होता है क्षेत्र का। मैंने बताया अभी आपको कि भाषा को व्यापक क्षेत्र में बोला जाता है, जबकि बोली बहुत सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। कोई भी बोली बहुत ज़्यादा दूरी पर या बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा नहीं बोली जाती, थोड़ी दूरी पे या थोड़े लोगों के द्वारा थोड़े क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जबकि भाषा जो है उसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे बड़ा अंतर जो है, सबसे प्रमुख अंतर वो क्षेत्र का होता है। दूसरा जो अंतर है वो साहित्य का
अंतर है बोली और भाषा में वह है साहित्य। भाषा का अपना लिखित साहित्य होता है, लिखित साहित्य होता है, यानी अगर हम भाषा में देखेंगे तो प्रत्येक भाषा का अपना लिखा हुआ साहित्य होता है, लेकिन बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता। बोली के जो साहित्य होते हैं वो लिखित नहीं होते, वो मौखिक तौर पे कथा, कहानी, किस्सों के माध्यम से भले उनका साहित्य होता है, लेकिन उसका कोई लिखित साहित्य नहीं होता। तो दूसरा जो प्रमुख अंतर है वह यह है कि भाषा का लिखित साहित्य होता है और बोली का लिखित साहित्य नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। तीसरा जो अंतर है वो है लिपि। अभी हम लिपि पढ़ेंगे आगे क्या है, पर यहाँ मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि अंतर क्या है। प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक लिपि होता है। मानक लिपि अब मैं बताती हूँ कैसे। जैसे हिंदी भाषा आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा में हमें अगर कमल लिखना है तो हम ऐसे ही कमल लिखेंगे, ये इसका मानक लिपि है। ये विश्व के किसी भी कोने में अगर आप चले जाएं और हिंदी भाषा का यदि आप इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं, तो आप कमल ऐसे ही लिखेंगे। कहीं पर भी आप कमल म को ऐसे या ऐसे ये हम नहीं बना सकते, क्योंकि ये हिंदी का स्टैंडर्ड लिपि है ही नहीं, मानक लिपि है ही नहीं। तो हमको इसी लिपि का इस्तेमाल करना होगा। तो हिंदी का साहित्य का अपना भाषा का अपना एक लिपि होता है, जबकि बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती। बोली को बोला जाता है, उसे लिखित नहीं, लिखा नहीं जाता, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जाता। ये दूसरा अंतर है। तीसरा अंतर है कि भाषा का लिपि होती है, भाषा की लिपि होती है, उसे लिखा जाता है इसलिए उसकी लिपि होती है, जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती। तीसरा अंतर। चौथा अंतर होता है बोधगम्यता। अब आप सोचेंगे कि बोधगम्यता क्या है, तो मैं समझा रही हूँ आपको। बोधगम्यता क्या है बच्चों, जब कोई दो भाषा बोलने वाले, एक भाषा बोलने वाला लोग है कोई व्यक्ति और वो किसी दूसरे स्टेट में जाता है। मान लीजिए आपको केवल हिंदी आती है, आप चले गए आंध्र प्रदेश, आप आंध्र प्रदेश चले जाते हैं, आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है। जब आप वहाँ जाते हैं, अगर आपको किसी के साथ बात करना है तो तेलुगु भाषा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हिंदी के साथ उसका कोई भी मैच नहीं है। हिंदी अगर आप केवल हिंदी समझते हैं तो आप तेलुगु को नहीं समझ सकते, उसी तरह आप मराठी नहीं समझ सकते, उसी तरह आप गुजराती नहीं समझ सकते, उसी तरह आप कन्नड़ नहीं समझ सकते, उसी तरह आप मलयालम नहीं समझ सकते, क्योंकि बोधगम्यता का अर्थ होता है ज्ञान होना, एक दूसरे को जानना। तो भाषा में बोधगम्यता नहीं होती। बोधगम्यता का अर्थ होता है कि हम जब एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरे भाषा को नहीं जान सकता, वो सीखेगा तो जान जाएगा, लेकिन ये नहीं कि अगर आप हिंदी जान रहे हैं तो आपको तेलुगु समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आएगी। यानी दो भाषाओं में कभी भी समानता नहीं होती। एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति जो केवल एक भाषा ही जानता है, दूसरा भाषा वो नहीं जानता, वो दूसरे भाषा को नहीं समझ सकता। पर बोली के साथ ऐसा नहीं है। बोली के साथ ऐसा है कि अगर आप एक बोली बोल रहे हैं, उसी क्षेत्र की कोई बोली बोलते हैं, तो उसी क्षेत्र में दूसरी जो बोली है वो आप समझ सकते हैं। कैसे, उसका उदाहरण देखिए। उत्तर प्रदेश में दो बोलियां मुख्यतः बोली जाती हैं, एक है अवधी, दूसरा है खड़ी बोली या भोजपुरी। समझ लीजिए, आप ये तीनों को ले लीजिए, भोजपुरी और अवधी। अवधी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है, जो लोग अवधी बोलते हैं वो लोग भोजपुरी समझ सकते हैं, उन्हें भोजपुरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि बोली में क्या होता है, बोधगम्यता होती है। एक क्षेत्र में अगर दो बोलियां बोली जा रही हैं तो ये लगभग एक दूसरे की जैसी होती है, एक समान होती हैं, इसीलिए वो समझ जाए। जैसे हरियाणा का व्यक्ति अगर है, वो हरियाणवी भी जानता है तो खड़ी बोली भी समझ सकता है, क्योंकि उन दोनों में समानता होती है। लेकिन भाषा में नहीं है। अगर आप चाइनीज़ नहीं जानते, आप इंग्लिश जानते हैं, चाइनीज़ नहीं जानते, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंग्लिश जानता हूँ तो मैं चाइनीज़ समझ जाऊँ, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि भाषा में बोधगम्यता नहीं होती। तो ये अंतर हो गया। अब देखिए, पांचवा जो अंतर है वो प्रमुख ये अंतर है कि एक भाषा में, एक जो भाषा है इसके अंतर्गत, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हो सकती हैं, अनेक बोलियां हो सकती हैं। ठीक, ये पांचवा अंतर ये है कि एक भाषा के अंतर्गत, एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, लेकिन बोलियों के अंतर्गत कोई भाषा नहीं होती। कैसे, देखिए, हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां हैं, हिंदी भाषा के अंतर्गत कई बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी है और खड़ी बोली है,
अवधी है, मैथिली है, भोजपुरी है, तो ये सब क्या है, ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पर बोलियों के अंतर्गत कोई भाषा नहीं आती। ये नहीं कह सकते आप कि मैं अगर अवधी बोल रहा हूँ तो अवधी में बहुत सारी भाषाएं है, अवधी बोली के अंतर्गत चाइनीज आ रहा है, तेलुगु आ रहा है, मलयालम आ रहा है, नहीं। भाषा के अंतर्गत बोलियां बदलती ढेर सारी होती है, लेकिन बोलियों के अंतर्गत भाषा नहीं होती। ये प्रमुख अंतर थे। इन बिंदुओं पे हम भाषा और बोली के मध्य अंतर बता सकते हैं। क्षेत्र का अंतर, साहित्य का अंतर, लिपि का अंतर, बोधगम्यता और एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। ये तो उम्मीद है कि आपको बोली और भाषा का जो अंतर है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं अपने लिपि पर। अब आप कहेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि तो हमने पढ़ा ही नहीं, हम लिपि क्या जाने। तो लिपि क्या होता है, क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। किसी भी भाषा में अपने मन के विचारों को प्रकट करने के लिए ध्वनियाँ होती हैं। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो हमारी कोई ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, तभी तो हम शब्द सुनाई आपको देते हैं। उन ध्वनियों को जब हम लिखते हैं, लिखित करते हैं, तो वे ध्वनियाँ क्या हो जाती हैं, एक वर्ण का, एक शब्द का रूप ले लेती हैं। तो ये प्रत्येक भाषा में ये वर्ण या शब्द जो होते हैं जिनको हम लिखते हैं, उनके लिए एक निर्धारित लिपि होती है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण में बताया था, हिंदी भाषा में हम क लिखेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड में या पूरे विश्व में क ऐसे ही लिखा जाएगा। क को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। इंग्लिश में भी लिपि होती है, जैसे हम ए लिखते हैं तो हम पूरे विश्व में, पूरे संसार में कहीं पे भी अगर हम अंग्रेजी भाषा प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, तो हम ए ऐसे ही लिखेंगे। हम कभी भी ए को ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिपि क्या है। लिपि वे चिन्ह हैं, वे निर्धारित चिन्ह हैं जिनके माध्यम से भाषा को लिखा जाता है। क्या है, भाषा को लिखा जाता है। तो परिभाषा लिपि की क्या हो जाएगी, लिपि की परिभाषा होगी भाषा को लिखने के लिए, बोलने के लिए नहीं, बोलने के लिए तो ध्वनियां होती ही हैं, लिखने के लिए जिन निर्धारित भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो ये है लिपि की परिभाषा। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्यों कहें, क्योंकि जो लिपि है, जो भाषा के लिए, प्रत्येक भाषा के लिए एक निर्धारित लिपि में एक निर्धारित चिन्ह बना दिया गया है कि इस शब्द को या इस वर्ण को, इस ध्वनि को हम इस चिन्ह के माध्यम से ही प्रयुक्त करेंगे। तो उन चिन्हों को निर्धारित कर दिया गया है, इसलिए यही चिन्ह क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। जैसे मैंने बताया हिंदी में तो हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, इंग्लिश में हम ए लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। पूरे विश्व में ये ऐसे ही लिखी जाती है, इनको इसी तरह से मानक किया गया है, मान्य किया गया है। अब आगे हम आते हैं कि जिस तरह आप लिपि बता दूं मैं, जैसे हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी की लिपि होती है देवनागरी। कौन सी लिपि होती है, देवनागरी। हिंदी और संस्कृत के लिए देवनागरी लिपि यूज होती है। उसी तरह अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, अंग्रेजी भाषा की लिपि को हम कहते हैं रोमन लिपि। क्या लिपि है ये, रोमन लिपि। ये जो है कुछ भी उसी तरह पंजाबी के लिए होती है, उसको गुरुमुखी कहा जाता है। कन्नड़ के लिए होती है वो उसमें कन्नड़ भाषा की जो कन्नड़ लिपि होती है। तो इसी तरह अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन दो भाषाओं की जो लिपि है वो एक हो सकती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की एक ही लिपि होती है देवनागरी, तो ये जो है ऐसे किया जाता है, लिपियों को अनेक भाषाओं की एक लिपि हो सकती है।
तो ये तो था लिपि और बोली में अंतर, भाषा बोली में अंतर, लिपि की परिभाषा ये आपने जान लिया। अब हम देखते हैं हमारा जो मुख्य टॉपिक है, हमारा जो मुख्य शीर्षक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा मुख्य जो है वो व्याकरण। अब आप कहेंगे व्याकरण क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलना, लिखना या उसका उपयोग करना नहीं जान सकते। तो किसी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान होने के लिए, अच्छे से उसको उपयोग करने के लिए हमें व्याकरण का जो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो व्याकरण क्या है? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्याकरण आखिर क्या है। व्याकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है, वह विधा है या वह ग्रंथ है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, वह विधा है, वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग जानते हैं। ठीक, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, वह विधा है या वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग को जान सकते हैं। तो ठीक, व्याकरण की परिभाषा क्या है? ध्यान दीजिए, वह शास्त्र या विधा, विधा भी बोलते हैं इसे, विधा जिसके माध्यम से हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग, अप्रयोग में क्या? प्रयोग में उसका प्रयोग क्या? लेखन, उच्चारण या उसका बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना। तो ये क्या है? उसका प्रयोग ही है। तो हम उतना ना लिख के हम अगर बोल सकते हैं कि हम शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह व्याकरण कहलाता है, वह व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की परिभाषा कि व्याकरण वह शास्त्र, वह विधा या वह ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से अंगों पे हम व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको देख लीजिए। तो व्याकरण के अंग, या व्याकरण के भाग है, भाग भी कह सकते हैं हम, भाग। सबसे पहले इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्ण। दूसरा जो होता है वो होता है शब्द और तीसरा जो होता है वो होता है वाक्य। इन तीनों भाग पे ही पूरा व्याकरण जो है वो आधारित होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत हम जो किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, वर्ण का, शब्द का और वाक्य का, इनका अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। ठीक, इसके बाद व्याकरण के जो भाग हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।